तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग MHD 10 का वीडियो मैं अगर अभी अपलोड कर रहा हूँ तो आप लोगों को MHD 11, MHD 9 या फिर MHD 12 का वीडियो नहीं मिलेगा। ठीक है, आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। ठीक है, वहाँ पर हर एक कोड का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग बिल्कुल आराम से चैनल के प्लेलिस्ट से ही अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियो अपलोडेड हैं। अगर एक बार आप लोग प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो आप लोगों का कम से कम इस एग्जाम के लिए तो बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, जो कि आराम से आप लोगों का एग्जाम क्लियर हो सकता है। अभी हम इस क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि प्रेमचंद की कहानियों के माध्यम से उनकी किसान संबंधी जो दृष्टिकोण है उसको बताना है। हालांकि मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो पहले भी इस वीडियो मतलब इस क्वेश्चन को लेकर वीडियो बना दिया गया था, लेकिन किसी मतलब किसी व्यक्ति ने ही इस वीडियो को वॉच किया और देखा कि सर बताया मुझे कि सर इसमें एडिटिंग में शायद कोई प्रॉब्लम हुआ है। वीडियो मतलब उस वीडियो में आधा ही ये क्वेश्चन आंसर दिखाई दे रहा था, बाकी आधा था ही नहीं, कुछ अलग वीडियो उसमें ऐड हो गया था, इसलिए दोबारा इसको बनाना पड़ रहा है। अब देखिए, तो क्वेश्चन यह है कि प्रेमचंद की जो कहानियां हैं उनमें उन्हीं के माध्यम से किसान संबंधी उनके जो दृष्टिकोण है उसको बताना है। देखिए, प्रेमचंद को किसान जीवन का महान रचनाकार कहा जाना बिल्कुल उचित है। उनकी कहानियों में किसानों के जीवन की समस्याओं का जितना गहरा और मतलब प्रभावपूर्ण जो चित्रण मिलता है, गंभीर चित्रण मिलता है, वह उनकी राष्ट्रीय हित की चिंता को भी दर्शाता है। वे मतलब प्रेमचंद समझते थे कि समाज के दलितों, स्त्रियों और किसान मजदूरों को सुखी रखने और साथ लेकर चलने से ही राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान हो सकेगा या फिर हो पाएगा। प्रेमचंद का मानना था कि अगर जो राष्ट्र का जो प्रॉब्लम्स है, राष्ट्र की जो समस्याएं हैं, किसानों को साथ लेकर अगर नहीं चलेंगे तो वो समस्या कभी खत्म नहीं होगी। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के माध्यम से किसानों की उस दयनीय स्थिति को उजागर किया जहां वे अंग्रेजी शासन के दबाव और जमींदारों के जुल्म के बीच पीस रहे थे। किसान जो जमींदारों और अंग्रेजी शासन के दबाव के बीच में जो पीसे जा रहे थे, उन सारी चीज़ों को प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में उकेरा है, मतलब दिखाया है। उनकी मेहनत की कमाई उनसे छीन ली जाती थी, किसानों की मेहनत की कमाई किसानों से छीन ली जाती थी और उन्हें बैल के समान जूतने के लिए पैदा हुए जीव समझा जाता था। ऐसा समझा जाता था किसानों को कि वो सिर्फ मेहनत करने के लिए ही पैदा हुए हैं। प्रेमचंद की कहानियों के जरिए उनके किसान संबंधित दृष्टिकोण निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला नंबर बिंदु है कि जमींदारों के शोषण और अत्याचार का चित्रण। देखिए, प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में जमींदारों के अमानवीय व्यवहार, जमींदार के साथ जमींदार जो कहानियों मतलब जो किसान हैं, जमींदार जो थे उस समय के, वे किसानों के साथ अमानवीय व्यवहार करते थे। जो मानव के साथ व्यवहार नहीं किया जाता था, ऐसे व्यवहार करते थे। उनके शोषण के तरीकों की बखूबी दर्शाया है प्रेमचंद ने अपने साहित्य में, कहानियों में। वे स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि जमींदार किस तरह अंग्रेजों के सहायक बनकर किसानों पर मनमाने लगान थोपते थे और उनकी मेहनत का फल छीन लेते थे। सोच के देखिए, जमींदार जो थे वो भी भारत के ही लोग थे और जो किसान थे वो भी भारत के ही लोग थे, लेकिन जो जमींदार थे वो अंग्रेजों से मिले हुए थे और भारत के किसानों को निचोड़ने का काम करते थे। जैसे जो कहानियां हैं उनमें वर्णित है, यहाँ पर कुछ कहानियों का दिया हुआ है। जैसे कि देखिए, इस कहानी में पूस की रात जो कहानी है उसमें क्या दिया गया है। इस कहानी में हल्कू नामक किसान की जो दयनीय स्थिति है उसका वर्णन किया गया है, चित्रण है। जहाँ होता क्या है कि जमींदार उसकी थोड़ी सी कमाई भी छीन लेता है और उसे मतलब थोड़ी सी जो कमाई होती है किसकी, हल्कू की, वो भी जमींदार उससे छीन लेता है और ठंडी रात में बिना कपड़े के खेत की रखवाली करने के लिए मजबूर होना पड़ता है हल्कू को। ठंड का मौसम है, पूस की रात मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि वो ठंड का महीना होता है। ठंड से बचने के लिए वो आग तापता रहता है और उसकी फसल जानवर जो होते हैं वो नष्ट कर देते हैं। उसकी पत्नी मुन्नी का यह कहना है कि अब मजदूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी, उस अमानवीय शोषण को दर्शाता है। मतलब यहाँ पर उसकी पत्नी ने जो ये लाइन कही है कि अब मजदूरी करके जो हम लोग खाए हैं कर्जा, उन सबको भरना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें बताती है कि कितने मतलब शोषण किया गया था उन लोगों को। अगला है बलिदान। बलिदान कहानी में क्या होता है कि यह कहानी नजराना प्रथा पर आधारित है। ठीक है, नजराना जो दिया जाता था, जहाँ किसान गिरधारी को, किसान का नाम गिरधारी है, अपने पिता की मृत्यु के बाद जमींदार को इच्छानुकूल नजराना न दे पाने के कारण खेत से हाथ धोना पड़ता है। कहानी दिखाती है कि किसानों का अपनी जमीन से कितना गहरा लगाव लगाव होता है और उसे खोने का दर्द उन्हें किस हद तक प्रभावित करता है। गिरधारी की आत्मा का खेतों पर मंडराना उसके दुख और
कष्ट का ही विस्तार है, जो इस शोषण का मार्मिक प्रभाव दर्शाता है। मतलब गिरधारी जो है मृत्यु के बाद भी वो अपने खेतों के आसपास ही मंडराता रहता है और मतलब अपने आवाज में कुछ कहता रहता है लोगों को, ठीक है। विध्वंस कहानी है, इस कहानी में बेगार प्रथा का हृदय विदारक चित्रण मिलता है। विध्वंस कहानी, बलिदान कहानी आप लोगों के इसी पाठ्य पुस्तक में संकलित है, MHD 10 में ही। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को सारी चीजें पता होंगी। नायिका जो है भुगनी जमींदार के लिए जब समय पर चना नहीं भून पाती, जिसके परिणाम स्वरूप जमींदार उसके भाड़ को ही खुदवा कर फेंक देता है और उसे शारीरिक चोट भी पहुंचाता है। भाड़ का मतलब हो गया चना भूनने वाला जो चूल्हा होता है, और जो हम लोग कढ़ाई बोलते हैं, ठीक है, वो जो होता है। भुगनी का जमींदार को चुनौती देना और अपनी झोपड़ी में आग लगने पर उसमें कूद जाना किसानों के आत्मसम्मान और सामंती व्यवस्था के खिलाफ उनके संघर्ष की पराकाष्ठा को भी दर्शाता है। प्रेमचंद यहाँ यह भी दिखाते हैं कि शोषण की आग अंततः शोषक को भी जलाकर राख कर देती है। अगला है, ये हम लोगों ने 1 नंबर पॉइंट में देख लिया। दूसरे नंबर बिंदु में देखेंगे किसानों की दयनीय और आर्थिक स्थिति, जिसमें प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में किसानों की गरीबी, कर्ज और निरंतर संघर्ष का यथार्थवादी चित्रण किया है। वे दिखाते हैं कि किसान पेट भरने के लिए ही तरसते थे और उनकी आय बेहद कम थी। मतलब यहाँ पे आर्थिक स्थिति के बारे में बताया गया है कि किसान जो थे किस तरह से मतलब दिक्कत में फंसे हुए हैं पैसे कौड़ी को लेकर। गोदान जो है उसमें होरी का चरित्र भारतीय किसान की त्रासदी का प्रतीक है। गोदान जो उपन्यास है आप लोगों ने पढ़ा भी है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो उसमें होरी नाम का एक किसान है जिसके त्रासदी जीवन को दर्शाया गया है। उसमें उसकी जिंदगी कर्ज, शोषण और निराशा के चक्रव्यूह में फंसी हुई है। होरी का यह कहना है कि कौन कहता है कि हम तुम आदमी हैं। होरी ये लाइन कहता है कि कौन कहता है कि हम तुम आदमी हैं, हम में आदमियत कहाँ है। आदमी तो वो है जिसके पास धन है, जिसके पास पैसा है, अख्तियार है, इल्म है। हम लोग तो बैल हैं और जूतने के लिए पैदा हुए हैं। ये बातें कौन कहता है? होरी कहता है, ठीक है, जो कि गोदान का नायक है। उस समय की सच्चाई को व्यंग के साथ उभारा गया है इस लाइन में। उसका यह कथन 60 तक पहुंचने की नौबत ना आएगी धनिया। धनिया उसकी पत्नी होती है और अपनी पत्नी से कहता है कि 60 तक पहुंचने की नौबत ना आएगी धनिया। मतलब हम लोग 60 साल भी जीवित नहीं रहेंगे। एक बार सोच के देखिए कितना दयनीय अवस्था में, कितने बेबस और लाचार होकर उसने ये लाइन कही होगी कि 60 तक भी पहुंचने की नौबत ना आएगी धनिया, उससे पहले हम लोग चल बसेंगे, इसके पहले ही हम लोग चल देंगे। किसानों के जीवन की अल्पायु और कठोर परिस्थितियों को भी दर्शाता है। तीसरे नंबर का एक बिंदु निकल कर आता है जो आप लोग लिख सकते हैं एग्जाम में, किसानों में एकता के अभाव और चिंता। मतलब किसान, जितने भी किसान थे, सब में एकता का अभाव था। मैंने पहले ही कहा कि जमींदारों ने क्या किया था, अंग्रेजों के साथ मिल गए थे और किसानों में एकता थी नहीं। प्रेमचंद ने किसानों की समस्याओं का एक मूल कारण उनमें एकता का अभाव को भी माना है कि उनकी समस्या का मुख्य कारण ये भी था कि किसानों में एकता नहीं था। वे अपनी कहानियों और लेखों में इस बात पर जोर देते हैं कि जब तक किसान संगठित नहीं होंगे वे शोषण के शिकार होते रहेंगे। मतलब सभी किसान अलग अलग काम करते थे, कोई किसी के साथ किसी का कोई संपर्क नहीं था। और प्रेमचंद का कहना है कि जब तक वे लोग संगठित एक साथ नहीं आएंगे, नहीं रहेंगे, तब तक उनका शोषण होता रहेगा। गोदान दिया गया है जिसमें भोला का यह कथन है। भोला एक पात्र है गोदान का, जो कहता है कि हम लोग तो बैल हैं और जूतने के लिए पैदा हुए हैं, उस पर भी एक दूसरे को देख नहीं सकते। एका का नाम नहीं, एक किसान दूसरे के खेत पर न चढ़े तो उसका जफा कैसे करे। प्रेम तो संसार से उठ गया है। किसानों में आपसी फूट और एकजुटता की कमी को उजागर करता है। मतलब एक किसान दूसरे को देख नहीं सकता क्योंकि उससे वो जलन महसूस करता है, जल रहा है, ठीक है। मतलब किसी को अहंकार है तो कोई किसी से जल रहा है। मतलब एक किसान दूसरे के खेत में न चढ़े, न झगड़ा लगाए तो कैसे उसका खाना हजम होगा। ये सारी बातें जो थी आती है। चौथा नंबर एक बिंदु है जिसमें बताया गया है कि जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की वकालत। देखिए प्रेमचंद का लेखन जैसे जैसे परिपक्व होता गया, वे जमींदारी व्यवस्था में सुधार की आकांक्षा से हटकर उनके उन्मूलन की ओर अग्रसर हो गए। मतलब जमींदारी व्यवस्था में सुधार हो नहीं सकता। जब प्रेमचंद को ये बातें समझ में आ गई तो उन्होंने क्या किया, जमींदारी व्यवस्था को खत्म करने के ही बारे में सोचने लगे और लिखने लगे। वे स्पष्ट रूप से जमींदारों की प्रासंगिकता पर सवाल उठाते हैं और मानते हैं कि कृषि व्यवस्था में केवल किसान और मजदूरी महत्वपूर्ण है। मतलब प्रेमचंद सवाल उठाते हैं, आवाज उठाते हैं कि मतलब जो जमींदारी व्यवस्था है उसमें जो कृषि व्यवस्था है उसमें केवल किसान और मजदूर का ही काम है, जमींदारों को बीच में नहीं पड़ना चाहिए।
अगला है सरकार के दायित्व पर भी बल देते हैं प्रेमचंद। कहते हैं कि सरकार प्रेमचंद संभवतः पहले के लेखक थे। देखिए कितनी गहरी बात कही गई है। प्रेमचंद संभावना है कि ये पहले ही लेखक थे जिन्होंने इतनी मुखरता से किसानों के प्रति सरकार के दायित्व की मांग की थी, या फिर बात कही थी कि सरकार को भी किसानों का जो दायित्व है या फिर किसानों का जो हक है वो उसे देना चाहिए। वो मानते थे कि सरकार को केवल प्रदर्शन या प्रचार तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि किसानों को नई तकनीकी, अच्छे बीज और औजार सस्ते दामों पर किस्तों पर उपलब्ध कराने चाहिए। सरकार को क्या करना चाहिए? किसानों के लिए अच्छी बीजें देनी चाहिए, अच्छे अस्त्र प्रोवाइड कराने चाहिए, औजार देने चाहिए ताकि वो खेती आराम से कर पाएँ, और वो भी कम दामों में, वो भी किस्तों में, ताकि किसान किस्तों में सारी चीज़ें चुका सके। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रेमचंद की कहानियाँ किसानों के जीवन का एक आईना है, जिसमें उनके शोषण, गरीबी, दुर्दशा और कभी-कभी विरोध की चिंगारी को भी देखा जा सकता है। उनकी कहानियाँ न केवल तकनीकी, तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक यथार्थ का चित्रण करती है, बल्कि सरकार और समाज के समक्ष किसानों की समस्याओं को हल करने की एक सशक्त अपील भी प्रस्तुत करती है। उनका किसानों से गहरा लगाव और उनके प्रति स्नेह ही था जिसने उन्हें इतना जीवंत साहित्य रचने के लिए प्रेरित किया है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। अगर आप लोगों को किसी को भी मतलब कोई डाउट है या फिर जो आप लोग कमेंट करते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इस वीडियो के शुरू में ही और अंत में भी आप बता सकते हैं कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है? तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।